नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में, जिसमें कि हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं, समय के साथ आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें देखते हुए आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। इसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं क्वांटम एएमसी के फंड मैनेजर इक्विटी क्रिस्टी मथाई। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मोहिनी, आपके कार्यक्रम में शामिल करने के जी। सर, शुरुआत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। तो पिछले 10 सालों में आपने इस इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव देखे हैं? राइट। तो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि कोई भी हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो काफी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी अगर आप 2010 की बात करें, 2008-9 और कोई भी एवरेज हाउस होल्ड ले, सो उनका सबसे अधिकतर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है या किसी ऐसे इलिक्विड एसेट्स में होता है जनरली। बट हम्म। 2010-11 स्पेशली जब डिजिटाइजेशन इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ा है, हम ऐसा देख रहे हैं कि ये मनी समहाउ फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स उनका म्यूचुअल फंड्स में भी काफी ज्यादा पैसा आया है। सो हम्म। और आप अगर बैंक सेविंग्स की बात करें, जो भी कोई भी निवेश आप करते हैं, टीडी या टर्म डिपॉजिट में करते हैं या कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, तो वो परसेंटेज भी काफी ज्यादा बैंकिंग म्यूचुअल फंड सिस्टम में आया है। यील्ड को देखते हुए अगर आप म्यूचुअल फंड का सबसे लोएस्ट यील्डिंग एसेट अगर आप देखें, जनरली कोई भी लिक्विड फंड, सेफ लिक्विड फंड होता है जो एक बैंक सा डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट के काफी कंपेरेबल होता है। उसके आगे आप देखें तो डेट फंड, इक्विटी फंड, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कोई इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। सो सबसे क्लियर ट्रेंड इज फाइनेंशियलाइजेशन जो हुआ है, और दूसरा है क्लियरली एसआईपी का ट्रेंड जो आप देख रहे हैं। तो ये ऐसा एक व्हीकल है जिसमें आप क्लियरली मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको मार्केट के अप डाउन का ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर मार्केट के पीक में आपको कम यूनिट्स मिलते हैं बिकॉज आपका एनएवी शूट अप हो जाता है, और मार्केट के डाउन टर्न में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपका टाइम होराइजन 5 या 10 ईयर से हो, तो ये काफी अच्छा व्हीकल हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में। सो दीज टू ट्रेंड्स में देखो, ये सबसे बड़ा ट्रेंड है पिछले 10 साल में। बिल्कुल। सर, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन मई में रिकॉर्ड हाई पर रहा है। करीबन 83% तक का जंप देखने को मिला है पिछले महीने के मुकाबले। इस बार जो रिकॉर्ड इनफ्लो रहा है वो 34,697 करोड़ का रहा है, और लगातार करीबन 39th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है ये, जबकि हम ये पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं जैसे कि आप बता ही रहे हैं। तो ऐसे में जबकि अभी आप देखिए कि अभी तो इस FY 25 के सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, तो आने वाला जो पूरा साल है उसमें आपको क्या होने की उम्मीद है? राइट। सो फ्लोज अगर आप देखिए, डोमेस्टिक फ्लोज स्पेशली म्यूचुअल फंड के थ्रू जो आता है, काफी स्टिकी मनी होता है। तो इसका जो एसआईपी पोर्शन जो होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हर महीने आता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते, और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। हालांकि हम लोगों ने हम्म। थोड़ा देखा है कि थोड़े रिडेम्पशंस भी स्पेशली जब जहाँ पे ज्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो तब बढ़ जाता है। बट ये बिल्कुल भी वो टाइम जैसा नहीं है जैसे आप 2008-9 की बात करें, कि लोगों ने अगर मार्केट फॉल देखा है तो फिर लोग बंद ही कर देते इन्वेस्टमेंट को लेकर। मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट के फॉल पे काफी जागरूक है कि उनको पता है कि एनएवी काफी फॉल हो जाता है, अगर तो मेरे को ज्यादा यूनिट्स या मेरे पसंदीदा फंड में मेरे को ज्यादा एलोकेशन कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज द ट्रेंड। अगर आप मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है अभी भी, अभी हमारा व्यू है कि वैल्यूएशंस अक्रॉस द मार्केट काफी ज्यादा हाई है, एंड चांसेस है कि कुछ फॉल भी हो सकते हैं। तो इस दौरान अगर आप 5 साल का ट्रेंड देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट ही किया है, तो मेरे ख्याल से वो ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा अभी भी। अगर मार्केट फॉल होता है तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा लमसम भी कर सकते हैं।
बट ऑन मार्केट एज यूजुअल में तो आप वो एसआईपी नंबर बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। तो FY 25 के लिए भी मेरे ख्याल से वही ट्रेंड रहेगा, मार्केट फॉल में आप ज्यादा पार्टिसिपेशन देखेंगे, वरना वही रेंज में आपका बढ़ता रहेगा। जी सर, डीआईएस का पार्टिसिपेशन तो हम सभी देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में शेयर मार्केट में जैसे एफआईआईज का जो इनफ्लो है वो भी कम होता नजर आ रहा है, और डीआईएस का कंट्रोल क्या आप मानते हैं कि अब इसमें बढ़ रहा है? इस पर आपका क्या व्यू है? करेक्ट। सो आप अगर क्लियरली BSE 500 का ओनरशिप देखें, सबसे ज्यादा तो फाउंडर्स या प्रमोटर्स ओन करते हैं कंपनीज को। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन होता है FIS का, जो तकरीबन 18% एक साल पहले अराउंड ओनरशिप था BSE 500 का। अभी आप देख रहे हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का 12-13 के आसपास था, 12-13%। पर अभी आप देखते हैं कि वो बैंड एकदम नैरो हो रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल है, स्लाइटली हायर। तो ये पार्टिसिपेशन जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, वो बढ़ता रह रहा है, तो वो ओनरशिप में भी आपको दिख रहा है। और पिछले एक साल में भी जब भी मार्केट का क्रैशेस आए हैं, क्रैश तो हुआ नहीं है बट बिग डिक्लाइन, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने हेल्प किया है। एंड दैट इज हम्म। प्योरली बिकॉज आपके एंड इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, वो बिलीव करते हैं इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी को। तो क्लियरली वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट है पिछले एक साल से, एंड मेरे को वो चेंज तो होते हुए नहीं देखा। पर अगर अभी आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट इंडिया में करने के लिए काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर डेवलप कंट्री से इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा उनका 100 रुपए अगर उनका एलोकेट करना है, तो 100 का मैक्सिमम परसेंटेज आप होम कंट्री में करेंगे, जैसे US, यूरोप। उसके बाद आप इमर्जिंग मार्केट्स का एक इंडेक्स देखेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 33% चाइना है। इंडिया पहले 12-13% था, अभी बढ़ गया 18% के आसपास है। तो वही एलोकेशन वो करेंगे। अगर अगर कोई कंट्री, अगर जैसे चाइना बहुत चीप हो जाता है, तो ये उनका एलोकेशन उधर की ओर शिफ्ट हो सकता है, जो हम लोग ये YTD देख रहे हैं कि काफी इन्वेस्टमेंट हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स का चाइना में। उनके अलावा आपका डॉलर रेट भी मैटर करता है, करेंसी डिप्रिसिएशन। ये सब 2-3-4 फैक्टर्स होते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी यूएस में बॉन्ड यील्ड क्या चल रहा है। जैसे अगर आप कोई भी पेंशन फंड या कोई भी बड़े फंड्स की बात करें, तो वो उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 6-7% USD रिटर्न होता है। 3 साल पहले, 4 साल पहले आप देखेंगे कि उनका ट्रेजरी में जो इन्वेस्टमेंट था, जो हम्म। यूएस फेड में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड, उनका रिटर्न वॉज हार्डली 2-3%, बट अभी जाके ये 4-4.5 हुआ है। तो वो हम्म। भी एक मैटर करता है उनके डिसीजन को, कि वो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करें या ना करें। बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलमोस्ट ऑल इधर ही चैनल होता है। बिल्कुल। और सर, ये तो हमने अभी अभी देखा हाल ही में, जब मार्केट ने एक बहुत ज्यादा तेजी और उसके बाद बहुत ज्यादा लो दिखाया था, तो उसके बाद से हम वापस से मार्केट अपने पेस पे नजर आ रहा है। तो उसमें लगता है कि जो डीआईआईज हैं वो पॉजिटिव ही हैं, उससे ये साफ नजर आता है। सर, जब अब तो जो इलेक्शन रिजल्ट्स आने थे वो वाला फैक्टर अब खत्म हो गया है, तो अब क्या जब आपकी एएमसी की अगर मैं बात करूं, क्वांटम का क्या क्राइटेरिया है? पोर्टफोलियो अगर किसी को तैयार करना हो, तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग का आपका क्या क्राइटेरिया रहता है? राइट। सबसे पहले हम कोई भी इन्वेस्टर को ये एडवाइस देगी कि आप अपना एसेट एलोकेशन फ्रीज कीजिए, कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से या टॉक करके, कि आपका आपके एज और आपके रिस्क टेकिंग को कंसिडर करके आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। फॉर अ हम्म। जनरल इन्वेस्टर हम ये रिकमेंड करते हैं, जैसे आपके पास अगर लेट्स से 100 रुपए है, तो ये आप मान के चलिए कि आपका लिविंग एक्सपेंस जो भी है मंथली, आप कैलकुलेट कर दें एटलीस्ट 12 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस। आपके रिस्क टॉलरेंस कम है, तो इससे भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। 12 मंथ का लिविंग एक्सपेंस मिनिमम कोई सेफ लिक्विड फंड में डालिए, जो हम्म। आप क्रेडिट रिस्क नहीं रहता, ज्यादा ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेता, जो आपका सेफ मनी है, वेरी सिमिलर कि आप जो बैंक सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं। उसके बाद जो आपके पास जो पैसा है जो आपको निवेश करना है, लेट्स अज्यूम वो 100 रुपए है, तो इसमें क्लियरली आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्ड ऐसा एक कमोडिटी है
जो एक इंश्योरेंस की है कि वर्ल्ड में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो गोल्ड इज अ सेफ एसेट इन दैट हम्म। सेंस। अभी आप देख रहे हैं गोल्ड ने काफी अच्छा भी किया है, एंड वो वो कोरिलेशन काफी ज्यादा है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर, क्रूड हम्म। को ऊपर जाना एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डिपेंडिंग अगेन आपके रिस्क टॉलरेंस को, गोल्ड कैन बी एनीवेयर 10 से 20% के आसपास आप एक्सपोजर रख सकते हैं। फिर जो आपका जो ग्रोथ एसेट है, जो 80 जो बचता है आपका इक्विटी में, तो इधर हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप 2-3 स्टाइल चूज कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे एक वैल्यू स्टाइल होता है, एक ग्रोथ स्टाइल होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पूरे वर्ल्ड में काफी नोन है, वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टर्स। फिर आप उसके ऊपर अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है तो आप स्मॉल मिड कैप क्राइटेरिया में भी जा सकते हैं। सो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आप 15% जो आपका जो ये 80 का है बचा हुआ, उधर ही उतना ही आप ये स्मॉल एंड मिड से आप इन्वेस्टमेंट करें। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका लिक्विड लार्ज कैप स्पेस में होना चाहिए, जो ग्रोथ हो सकता है, वैल्यू स्टाइल में हो सकता है। सो इंडिया में कोई भी आप अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा एक पिरामिड की तरह सोचें। बेस ऑफ द पिरामिड और सबसे बड़ा वाला पोर्शन आपका सेफ लिक्विड एसेट होना चाहिए। इक्विटी में बात कर रहा हूँ, जहां पे आपका कोई वैल्यू फंड आ सकता है या ग्रोथ फंड आ सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ये पिरामिड के, वैसे हम्म। वैसे आपका रिस्क भी ज्यादा लेते हैं, रिटर्न मिल सकता है। अभी हालांकि हम लोगों ने स्मॉल एंड मिड कैप का अपसाइड अपसाइड ही देखा है पिछले 4-5 साल में। हालांकि इनके साइकिल्स काफी डीप होते हैं, जैसे 2018 में काफी क्रैश हुआ था। तो ये आप पिरामिड के ऊपर जाते हैं तो आपका मिड एंड स्मॉल एक्सपोजर भी, रिटर्न भी वैसे हो सकता है। एंड एट द टॉप अगर आपके पास काफी पैसा है, वेल्दी इन्वेस्टर्स है, तो आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल भी कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस जो पिरामिड है वो काफी स्टेबल फंड हो, कोई भी वैल्यू फंड या ग्रोथ। सो ब्रॉडली वही एडवाइस करते हैं आप इन्वेस्टर्स को कि आप ये एसेट एलोकेशन हमेशा फॉलो करना चाहिए हम्म। आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब बिल्कुल। और सर आपके कोई प्लान है नए जो एनएफओ लॉन्च करने की अभी? से। सो फिलहाल हम लोगों ने जस्ट रिसेंटली एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया था। एंड हम्म। तो हम लोग पिछले काफी सालों से हमारे पास मल्टी एसेट फंड है, जो आपको इन्वेस्टर की तरह आपको ये डिसाइड नहीं करना कि आप कितना गोल्ड में डालेंगे, डेट में डालेंगे, इक्विटी में डालेंगे, वो एक फंड मैनेजर ही कर देगा, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन उनका एक्सपर्टीज। जैसे मार्केट के लेवल्स अगर ज्यादा ऊपर होते हैं तो वो इक्विटी एक्सपोजर को कम करके ज्यादा गोल्ड या डेट में डाल सकते हैं, वैसा। सो वो मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड जो हमारा था, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई टैक्सेशन लॉस चेंज हुए थे, बिकॉज अभी उसका टैक्सेशन डेट के हिसाब से होता है, तो काफी ज्यादा टैक्सेशन होता है। तो हम लोगों ने उसी को रीलॉन्च किया था रिसेंटली एट अ बेटर टैक्सेशन। तो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, स्पेशली अभी के एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट्स यूफोरिक है, एंड आपके पास गोल्ड और डेट भी काफी अच्छे कंपीटिंग एसेट क्लासेस हो सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। सो वो काफी अच्छा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली इन दिस टाइम्स। जी सर, आप उस फंड का नाम बताना चाहें तो हम बिल्कुल बता सकते हैं हमारे निवेशकों को। हाँ, तो क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके। बिल्कुल। और सर अगर मैं आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स की बात करूं तो वो कौन सी रहेंगी अब तक? राइट। सो हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट दो मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड है। तो वैल्यू फंड ऐसा फंड है जो जिसका ऑलमोस्ट 15 से 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम्म। और ये फंड काफी सारे साइकिल्स देखे हैं। सो ये वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट है हमारे फंड हाउस का। और ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग फंड है, वो इसका ही रेप्लिका ऑलमोस्ट है, बस वो टैक्स के आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो एटीसी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं ना। ये फंड का फिलॉसफी ये है कि अगर ये एक वैल्यू स्टाइल से मैनेज हुआ फंड है, तो कभी भी आप मार्केट में देखेंगे, कोई भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, हम लोग का जॉब एज फंड मैनेजर्स एनालिस्ट कि ये स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, इनका सही मूल्य क्या होना चाहिए। जैसे आप अगर लेट्स से कोई भी हम्म। शॉप में जाते हैं, अगर वो शॉप आपको पता है कि इसका कैश फ्लो
डे बाय डे इतना आता है, मंथली इतना आता है। लेट्स अज्यूम कि आप ऐसा एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लेट्स से वो शॉप को खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको कितना पे करेंगे टू बाय दैट, तो दैट इज इंट्रिंसिक सही मूल्य। नाउ मार्केट में उसका मूल्य अगर आप देखते हैं कि वो टिकर ऊपर या नीचे हो सकता है मार्केट के एनवायरनमेंट को लेके, अभी यूफोरिक है तो मार्केट को कोई भी वैल्यूएशन पे करने के लिए रेडी है, बट ऐसा नहीं होता हमेशा। सो हमारा ये जॉब है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू, सही मूल्य वो स्टॉक का क्या है। वैल्यू एज अ स्टाइल में हम ये ट्राई करते हैं कि कोई भी स्टॉक को जब हम बाई करते हैं तो एटलीस्ट 25% डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू में हम खरीदें। तो लेट्स से आप किसी भी चीज का वैल्यू 100 है, उसको आप लेंगे 75 में, अगर 25% डिस्काउंट में। अगर हम लोगों ने 75 रुपीज में वो स्टॉक को लिया, तो पिछले 2 साल फॉरवर्ड हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 75 इंट्रिंसिक वैल्यू को हिट करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी स्टॉक परपेचुअली अनडिस्कवर्ड रहे या परपेचुअली उसका सही मूल्य ना हो। तो आपको ऑलमोस्ट 15 to 16% रिटर्न इस हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम वो डिलीवर करें। और वैल्यू फंड आप देखें तो इन लाइन विद दैट परफेक्टली किया है। सो दैट इज आवर मेन फंड, वही करते हैं हम। लार्ज कैप लिक्विड स्पेस में ज्यादा प्रेजेंट है, तो ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं जाते। हालांकि 2 3 4 स्टॉक आते हैं जो ये क्राइटेरिया को मैच करते हैं, बट मोर ओवर उसका कॉम्पोजिशन लार्ज लिक्विड स्पेस में होता है। और लिक्विडिटी इज ऑल्सो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए है कि हम इलिक्विड स्पेस में ना जाए। सो दिस इज क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी, एंड देर आर फ्यू अदर फंड, जैसे मैंने बोला ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक इन्वेस्टर को। सो वो ग्रोथ कहाँ से मिलेगा, तो वो ग्रोथ एक्सपोजर हमारे ईएसजी फंड से मिलता है, जहाँ पे हम लोग ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। और ये स्टॉक्स ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पे हम्म। हम वी डोंट माइंड बाइंग वो कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म अर्निंग्स कंपाउंडिंग से बेनिफिट करना चाहते हैं। तो ब्रॉडली यही दो फंड्स हैं। ज्यादातर फंड्स, ज्यादा फंड्स नहीं है, ज्यादा कैटेगरी ऑफ फंड्स नहीं है क्वांटम का, बट ये हम्म। कवर करता है इन्वेस्टर के हर रिक्वायरमेंट को अक्रॉस साइकिल्स। सर, काफी सारे यंग इन्वेस्टर्स इस वक्त मार्केट में आते हैं, क्योंकि अब मार्केट में जितना फ्लक्चुएशंस पिछले हमने 1 1.5 साल कह लो जितना देखा है हमने, उतना उससे पहले शायद वो चलने में मार्केट को काफी समय लगता था। लेकिन अब कोविड के बाद से ही मार्केट में काफी उतार चढ़ाव तेजी से देखने को मिल रहे हैं, और हाल ही में तो बहुत ज्यादा दिखे हैं। तो ऐसे में जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत आकर्षित होते हैं इन चीजों को लेकर। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सो अगेन, यंग इन्वेस्टर्स का मेन एडवांटेज ये होता है कि आपका टाइम होराइजन काफी ज्यादा होता है। तो हम्म। आपके लिए बाय डिफॉल्ट इक्विटी एज एन एसेट क्लास परफेक्ट हम्म। होता है, क्योंकि अगर आप 10 ईयर 15 ईयर की बात करें तो एट ऑन एन एवरेज आपका इंडेक्स इटसेल्फ ग्रो किया है 12 13% के आसपास, निफ्टी 50 की बात करें तो। वो कंपाउंडिंग आपको किसी अदर प्रोडक्ट में नहीं मिलता ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बाय डिफॉल्ट यही चॉइस होता है। बट इक्विटी में अगेन आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड रूट में करें, या कौन से फंड आप चूज करें। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसकी, जैसे मैंने बोला, वो पिरामिड आपको हमेशा याद में रखना होता है। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि कोई भी न्यू इन्वेस्टर सबसे पहले टॉप ऑफ द पिरामिड को एक्सेस करना चाहता है, विच इज आपका स्मॉल या मिड कैप फंड या दिस थिंग। तो उसमें रिस्क ये होता है कि टाइम होराइजन आपको ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रॉन्ग पार्ट ऑफ द साइकिल में आपने अपने लमसम इन्वेस्टमेंट या मेन इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके काफी आगे के सालों का रिटर्न एक्सपीरियंस खराब होता है। जैसे आप देखेंगे 2017 में, अगर आप वो पीक ऑफ द स्मॉल कैप साइकिल था, अगर उधर आपके इन्वेस्टमेंट किया होता तो पिछले आगे के 3 साल रिटर्न्स कुछ खास नहीं होते। बट लॉन्गर टर्म जैसे 2024 में आया तो रिटर्न इज नॉट बैड स्टिल, बट आपका मीडियम टर्म रिटर्न सफर होता है अगर आप वो साइकिल करेक्टली ना प्ले करें तो। मे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो बेस ऑफ द पिरामिड एकदम राइट पकड़े, दैट इज लार्ज कैप लिक्विड स्पेस में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और हमारे हिसाब से एक वैल्यू फंड होना चाहिए, कोई ग्रोथ फंड आप चूज कर सकते हैं। फिर जो बाकी का आपका पैसा है, जहाँ पे आप रिस्क टॉलरेंस आपका हाई है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, उधर आप जाएं और स्मॉल एंड मिड में इन्वेस्ट करें, स्पेशली ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में।
और क्लियरली जैसे मैंने बोला 12 मंथ ऑफ लिविंग एक्सपेंस एंड गोल्ड एक्सपोजर भी काफी जरूरी है फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर इंक्लूडिंग आई एम। बिल्कुल। सर, इन्वेस्ट करने के म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट दो तरीके हैं, एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आपको आप कौन से को ज्यादा बेहतर मानते हैं इन दोनों में से ही? इसलिए सो लमसम इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके पास 100 रुपीज है और आप फुल 100 आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में एट वन टाइम, ये मैं तभी रेकमेंड करूंगा जब मार्केट के लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हो। जैसे आप कोविड के बाद देखें, या हम्म। बीच में भी पीरियड आए थे जब यूएस इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा स्पाइक हुए हो गए थे और इंडियन मार्केट्स क्रैक हुए थे ग्लोबली। तो हम्म। वैसे एनवायरमेंट है जहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि मार्केट का वैल्यूएशन हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम है और आपका वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। बट मोस्टली 80-90% ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी सबसे अच्छा रूट है, क्योंकि इसमें आपको ये थिंक नहीं करना कि एट कौन से मार्केट लेवल, अभी मार्केट लेवल क्या चल रहा है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को ये इतना टाइम नहीं मिलता कि वो मार्केट का साइकिल प्रिडिक्ट करे, कहाँ पे है वैल्यूएशन को ध्यान में हो, वो बहुत मुश्किल है। सो बेस्ट हम्म। इन्वेस्ट 90% इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी रूट ही रहता है। कोई भी अगर ज्यादा मेजर करेक्शन आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लमसम डालें। मैं वही रेकमेंड करूंगा, कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एसआईपी कीजिए। बट हम्म। और लमसम तभी कीजिए जब मार्केट काफी ज्यादा क्रैक होता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एक दिन का फॉल नहीं, लेट्स से आप अगर 2-3 दिन, 2-3 साल का डेटा निकालें और फिर उसमें आप देखें, तो आप मे बी लमसम कर सकते हैं अगर कोई ज्यादा मार्केट क्रैक होता है, पर 90% के लिए एसआईपी। बिल्कुल। और सर, अब जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, अब आपने भी जैसे कहा कि वैल्यूएशंस और मार्केट काफी तेजी की तरफ लग रहा है, काफी सारे स्टॉक्स को कहते हैं कि वो ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। पी रेशियो की बात करें तो वो तो काफी ही ज्यादा ऊपर है, जो ऑथेंटिकेटेड कहा जाता है उससे काफी ऊपर चल रहे हैं सबके ही। तो ऐसे में अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो वो इस वक्त कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करे, किस तरह का म्यूचुअल फंड चूज करे? राइट। सो अगेन आपके ये जो इन्वेस्टर के ये क्वेश्चन सारे टाइम होते हैं वो एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क को के, तो मैं वो हम्म। रिपीटेडली पॉइंट कर रहा हूँ। जैसे अभी आप मार्केट लेवल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मार्केट इवन लास्ट वीक में इट हैज गॉन बैक टू इज उनके हाई स्कोर, लाइक लेट्स से ये जो एग्जिट पोल जब आया था तब के एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट प्राइसिंग पे इंडेक्स लेवल पहुंच चुका है। एंड बट हालांकि ये काफी क्लियर है कि पिछले 10 साल में इंडिया ने काफी स्टेबल गवर्नमेंट पाया था कि मेजोरिटी गवर्नमेंट, वो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट आ रहा है। और हम लोगों ने स्टडी भी किया था कि कोलिशन गवर्नमेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक मार्केट का, इंडियन इकोनॉमी का। और हमने देखा है कि ऐसा कुछ खास डिफरेंट तो नहीं रहा है। सर्टन टाइम्स में कोलिशन गवर्नमेंट ने अच्छा भी किया है, कभी कभार प्रॉब्लम्स आए, बट बाय एंड लार्ज काफी इंडियन जीडीपी 6-6.5% से ग्रो हुआ है। आपका मार्केट ऑलमोस्ट, अगर 6.5 रियल जीडीपी डालते हैं और 5% इन्फ्लेशन, 5-6% मार्केट ग्रोथ इज ऑल्सो वो 12-13% के हिसाब से 5 ईयर ब्लॉक में। बट शॉर्ट टर्म जो 1 साल का पैसा हो या 1.5 साल 2 साल का, उधर फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, क्योंकि वो वही रिस्क होता है एट पीक वैल्यूएशन का। तो जैसे हम 2004 की बात करें, 2004 में भी एक ऐसा मेजर अपसेट आया था, तब मार्केट एकदम से क्रैश हुआ था, वन डे फॉल वाज 10% के आसपास, और पिछले 1 साल कुछ खास रिटर्न नहीं हुआ था, पर 3 साल में वो रिकवर हो गया था, रिकूप हो गया था, काफी अच्छे रिटर्न आए थे 3 साल में। इवन सो गवर्नमेंट चेंजिंग एंड ऑल दैट कैन हैव शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, बट जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है 6.5, वो आपको ये असर्टन करता है कि अगर आपका वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट करेक्ट है तो आप पैसा अच्छा डिसेंट बनाते हैं। तो वही अभी भी ट्रू है। करंट वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू अस इज ऑल्सो वेरी रिलेटिवली हाई। अगर आप देखें कि इंडेक्स के कॉम्पोजिशन में, जैसे बैंक्स ही ऐसा एक सेक्टर है जहां पे हमारे हिसाब से वैल्यू है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट बाकी सारे स्पेस में वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है।
सो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? सो वन थिंग दे शुड नॉट डू इज लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको करना है तो आपका एटलीस्ट 10 15 20 ईयर्स का टाइम होराइजन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। और another pocket of overvaluation is clearly small और mid cap का whole space, जो almost 1 year, almost one way गया है आफ्टर कोविड। अब अगर मैं देख रहा था 4 साल में द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कैप इन दैट सेंस स्मॉल कैप था। 4 साल में ऑलमोस्ट 3 बार स्मॉल कैप ने परफॉर्मेंस किया था सबसे अच्छा। तो जनरली ऐसे टाइम में क्या होता है कि ये थोड़ा बैक स्टेज होता है, बैक सीट में आ जाता है मिड एंड स्मॉल। तो आपको वो भी काफी केयरफुल होना है। सो एंड देन जो बचता है आपको क्लियरली अभी मार्केट मार्केट कैप में देखें तो लार्ज कैप लिक्विड स्पेस काफी रिलेटिवली बेटर लग रहा है, हालांकि वहां पे भी वैल्यूएशन ज्यादा है। तो आप एसआईपी करें कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में, टिपिकली लार्ज लिक्विड, एक ये अच्छा, काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मार्केट क्लियरली अपॉर्चुनिटीज भी देता है, जैसे बजट के बाद या लेटर जब कुछ करेक्शन कुछ होता है, तो आप क्लियरली जो अदर एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड्स के, जैसे स्मॉल मिड में भी आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। बट क्लियरली लार्ज कैप लिक्विड स्पेस में कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में आप इन्वेस्ट करें तो आप अगर 3 या 5 साल में आपका चांसेस ऑफ लूजिंग मनी तो ज्यादा नहीं। सर जैसे कि अब FY 25 आ गया है और हम जो बड़ा ट्रिगर अब तक चल रहा था शेयर मार्केट में इलेक्शंस का, वो भी अब खत्म हो गया है, गवर्नमेंट बन चुकी है। अब कोलेशन की गवर्नमेंट जरूर है लेकिन बन गई है अब गवर्नमेंट। तो ऐसे में क्या आपने क्या पोर्टफोलियोज में कुछ बदलाव किए हैं? सो क्लियरली वैल्यू, क्योंकि हम लोग का पोर्टफोलियो वैल्यू स्टाइल से मैनेज होता है, तो हम लोग पिछले 2 3 साल में कौन सा क्राइटेरिया, कौन से स्पेसेस हैं जो अच्छा नहीं कर रहे थे। सो क्लियरली वन वाज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा नहीं कर रहे थे। दूसरा है सर्टन कंजम्पशन थीम्स, जैसे ये टू व्हीलर हो गया, टू व्हीलर मास कंजम्पशन, जो स्पेशली लोअर सीसी बाइक्स आप देखें तो पिछले 2019 का जो पीक वॉल्यूम हुआ था वो अभी तक रीच नहीं हुआ इवन टू व्हीलर्स में। एंड क्लियरली रीजन ये थे कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, और कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द पिरामिड को ज्यादा हिट हुआ है, तो इवन रिप्लेसमेंट डिमांड भी नहीं आया था पिछले काफी सालों में। बट ये देख रहे तो हम वैल्यू जो इन्वेस्टर्स होते हैं टिपिकली दीज आर द पॉकेट जो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जहां पे हम ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा सेगमेंट ही कभी बाइक्स नहीं लेगा। वी आर श्योर कि इसमें कभी ना कभी तो एक रिप्लेसमेंट साइकिल आता है, पर वो टाइम करना बहुत मुश्किल है। तो अब हम लोग का पोर्टफोलियो देखिए तो ये सर्टन कंजम्पशन थीम्स हम लोग ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही ज्यादा, और हम लोग ऐड कर रहे थे इसमें, स्पेसिफिकली इलेक्शन को लेके नहीं, बट सो हमारे सर्टेन एक्सपोजर्स इन सेगमेंट में हैं जो जनरली अच्छा नहीं कर रहे और स्ट्रक्चरली अच्छा है, अच्छा ट्रेंड है। तो ये कंजम्पशन थीम क्लियरली अभी मेरे ख्याल से हाईलाइट होगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट का भी प्रायोरिटी होगा, स्पेशली बजट में भी। आप अगर देखें तो वोट लॉस जो हुआ है, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट को है, वो मोस्टली रूरल बेल्ट में हुआ है। अर्बन वोटर्स ने ज्यादातर वोट किया है गवर्नमेंट को। सो क्लियरली वहां पे भी फोकस रहेगा, और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है इन पॉकेट्स में। सो सम सॉर्ट ऑफ इनकम सपोर्ट, या वो कैसे होगा वो तो अभी देखना पड़ेगा बजट के लिए, बट ये रूरल रिवाइवल तो कभी ना कभी होगा ही। एंड ये सारे थीम्स जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑटो टू व्हीलर्स, सर्टेन कंजम्पशन थीम्स, ड्यूरेबल्स, ये सब पिकअप होने के चांसेस हैं। तो हम लोग के पोर्टफोलियो वैसे पोजिशंड है, हालांकि हम लोगों ने ये इलेक्शन को कंसिडर नहीं किया, और इलेक्शन स्पेसिफिक हम लोगों ने कुछ मेजर चेंज नहीं किया पोर्टफोलियो में, बिकॉज वी थिंक इंडियन इकोनॉमी एक सिक्लिकल अपटर्न में तो है। अभी आप देखें कोविड के बाद से हर साल में आप देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ सरप्राइज ही कर रहा है। इवन आरबीआई डेटा पुट आउट करता है, गवर्नमेंट डेटा पुट आउट करता है, वो सरप्राइज ही हो रहा है। हम्म। सो मेरे हिसाब से वो ग्रोथ तो कंटिन्यू होगा, बट ये थोड़े बहुत ट्वीक्स इधर उधर होते हैं जो गवर्नमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पोर्टफोलियो पूरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां पे वैल्यू है हम उधर ही रहते हैं। बिल्कुल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उनको किस तरह से निवेश करना चाहिए,
और निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे जरूरी होती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम वो सवाल जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ते हैं हम उनसे पूछ कर आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचा सके। और तब तक के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस। थैंक यू सो मच।